दोस्तों नमस्कार। बीजेपी की स्ट्रेटजी बदल रही है। मोदी शाह की बिसात में चलने वाले प्यादे वजीर बन रहे हैं या इस दौर में कोई भी एक दूसरे को शहमात देने की स्थिति में बीजेपी के भीतर नहीं है। इसी दौर में इंडिया गठबंधन जो लगातार बिखर रहा था वो अचानक एकजुट क्यों नजर आने लगा है। ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी हो चली है कि ममता बनर्जी को भी सोचना पड़ रहा है। कल तक वो जो कह रही थी अब उन्हें यू टर्न लेना होगा और यह यू टर्न बीजेपी के माथे पर बंगाल को लेकर शिकन पैदा क्यों कर रहा है। राजनीतिक तौर पर यही स्थिति क्या महाराष्ट्र के भीतर की है, जो बार बार बीजेपी को बहुत साफ संदेश दे रही है कि जो भी राजनीतिक प्रयोग शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर किया गया उसका बहुत लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो क्या यह परेशानी का दूसरा सवाल है? और तीसरा सवाल इस दौर में क्या उस साख का है जिस साख के आश्रय लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने कद को बढ़ा रहे थे, लेकिन राज्य दर राज्य तमाम राजनीतिक छोटे दलों का साथ उन्हें चाहिए और हर हाल में राजनीतिक जीत पाने के लिए गठबंधन की ऐसी ऐसी गांठें लगा दी गई है जो इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था। तो स्ट्रेटजी बदल किसकी रही है? और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अगर 2013-14 में दिए गए भाषणों को ही इस दौर में दोहराने की स्थिति में आ चुका है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी इन बीते 10 वर्षों में जो मोदी काल का अमृत काल है उस दौर में कॉरपोरेट के पर निशाना साधते हुए युवाओं को अब सचेत करने में लग गए हैं कि समझ लीजिए मोदी के सिस्टम में आपकी कोई जगह नहीं है। तो क्या राजनीतिक तौर पर पहली बार उत्तर प्रदेश में भी संघ की गुजरात के बाद दूसरी प्रयोगशाला जो मोदी और योगी के आश्रय बनाई गई, जो अयोध्या में राम मंदिर और दूसरी तरफ बुलडोजर का शासन, उसमें भी सेंध लगाने की स्थिति में कहीं उत्तर प्रदेश तो नहीं आ गया? और अगर ये हालात हैं तो 272 तक भी कैसे पहुंचेंगे? कहीं यह संकट गहराने तो नहीं लगा है? संदेश कई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 ऐसी खबरें इंडिया गठबंधन के भीतर से निकल कर आ रही है जो नींद उड़ा चुकी है दिल्ली की सत्ता की। और दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता की नई स्ट्रेटजी में उन कद्दावर और बड़े नेताओं को राहत मिली है जो खुले तौर पर मोदी की नीतियों का विरोध करने से चूकते नहीं थे। अब उनका टिकट पक्का माना जा रहा है और इसकी जरूरत भी क्यों पड़ गई? हमें लगता है आज एक एक पन्नों को खोला जाए, समझा जाए, उसे पढ़ा जाए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब न्याय राहुल की यात्रा निकल रही थी बंगाल से, तभी ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम अपने बूते लड़ेंगे। और भाषण देते देते वो यहां तक चली गई कि एक तरफ हिंदुत्व का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम का जिक्र होता है, और हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर बंगाल की राजनीति में खास तौर पर संदेश खाली के बाद वहां के मुसलमानों के भीतर जो सवाल है वो सवाल उस वोट बैंक का है जिसको ममता बनर्जी एक समान धर्म के आश्रय राजनीतिक तौर पर कह नहीं सकती है। तो मानकर चलिए कि जल्दी आपको सुनाई देगा कि बंगाल में समझौता हो गया। पहला पन्ना यह है जिसको और विस्तृत तरीके से बाद में खोला जाएगा। दूसरा पन्ना बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार का। जब यात्रा गुजर रही थी तो नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए और बीजेपी के साथ हो लिए। सवाल नीतीश कुमार का नहीं, सवाल बीजेपी की उस साख का है जिस साख में वो अपने बूते बिहार में और अपनी नीतियों के आश्रय और अपने चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय खुद को खड़ा कर रही थी। उसको झटका नीतीश कुमार के साथ आने पर कहीं तो नहीं लग गया, क्योंकि अब 3 तारीख को जो बिसात गांधी मैदान में पटना में बनाई जा रही है, जहां पर राहुल और तेजस्वी यादव की मौजूदगी होगी, उससे ठीक पहले तेजस्वी जो लगातार घूम रहे हैं, उस साख के साथ महाराष्ट्र की साख भी आकर जुड़ चुकी है, जहां पर आपने पार्टियों को तोड़ डाला।
बावजूद इसके उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में भावनात्मक राजनीति पनप रही है। जिस तरीके से अजीत पवार को निशाने पर लिया और फिर साथ ले लिया, उस राजनीति के दायरे में भी अब शरद पवार जो राजनीति के माहिर माने जाते थे, उन्हें शह तो दे दी गई, लेकिन मात कैसे दी जाएगी जब जनता के भीतर सवाल खड़े हो चले हैं कि आखिर एनसीपी किसकी है और जो गए हैं क्या उसके साथ खड़ा हुआ जा सकता है, या चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है या चेहरा महत्वपूर्ण है। वहां पर भी लगातार शरद पवार की टीम लगी हुई है। यह साख का सवाल है। और तीसरी स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर की है, जहां पर पहली बार युवाओं के भीतर यह सवाल पनप पड़ा कि अगर वो चाहे तो राजनीतिक सत्ता के निर्णयों को बदल सकता है, तो वह उस हर निर्णय को बदलने की ताकत रखता है जिसमें बुलडोजर भी चलता है तो वो तय करता है कि सत्ता के अनुकूल कौन है और प्रतिकूल कौन है, यानी कानून के दायरे में हो या जिक्र अनुशासन और करप्शन का हो। दोनों परिस्थिति में कोई सत्ता अगर तय अपने अनुकूल राजनीति को करने लगे तो युवा खड़ा हो सकता है। यह संदेश पेपर लीक मामले के बाद, परीक्षा रद्द करने के बाद युवाओं के भीतर धर गया है कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात को पलटने की ताकत रखता है। यह तीन परिस्थितियां ऐसी हैं जो शायद दिल्ली को बेचैन किए हुए, और दिल्ली की बेचैनी स्थिति किस किस निर्णय को ले रही है, हमें लगता है आज इसे भी आपको जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले याद कीजिए 2013-14 में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब क्या कहते थे, किसे निशाने पर लेते थे और कैसे निशाने पर लेते थे। वो निशाने पर कांग्रेस को लेते थे, उसके स्कैम को लेते थे, घोटालों को लेते थे, और 10 बरस के बाद वही भाषण दोबारा से और कहीं नहीं गुजरात में हो रहा है। सुनना चाहिए। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। तो क्या 10 बरस पुरानी बातों को दोहराकर दोबारा सत्ता में नहीं, तिबारा सत्ता में आया जा सकता है? दरअसल यह कहने की बात है, लेकिन इसके साथ रणनीति बीजेपी के भीतर कैसे बदल रही है, यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि कल तक वरुण गांधी के निशाने पर चाहे किसानों का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, और कोई नहीं, मोदी सत्ता निशाने पर थी। मोदी सत्ता इस बात को जान चुकी है कि दरअसल पीलीभीत एक ही सीट है और उसी एक सीट पर वरुण गांधी का प्रभाव है, और वरुण गांधी को अगर टिकट ना दें तो बीजेपी उस सीट को जीत नहीं सकती है। तो क्या स्थिति ऐसी आ गई और अब यह मान लिया गया कि अगले 4 दिनों के बाद लगभग 100 से 150 नामों का ऐलान बीजेपी करेगी, उसमें वरुण गांधी का नाम भी होगा और नितिन गडकरी का भी नाम होगा, जिनको लेकर कयास बार बार लगाए जाते रहे कि दरअसल उन्हें इस बार नागपुर से टिकट नहीं दिया जाएगा। आकलन भी हो गया, और आकलन होने के बाद समझ में भी आ गया कि अगर नितिन गडकरी इंडिपेंडेंट ही खड़े हो जाएं तो भी वह चुनाव जीत जाएंगे, यानी बीजेपी के हक में वह सीट यूं नहीं आएगी। लखनऊ का मिजाज राजनाथ सिंह से जुड़ा है, लेकिन इस स्ट्रेटजी का बड़ा सवाल पहली बार राज्यसभा के सदस्यों को लेकर है, जिन्हें विधायक के तौर पर प्रयोग तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया गया, लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव में जो अभी तक मंत्री बने हुए हैं, जिनके चेहरे हर कोई जानते समझते हैं, उन्हें भी लोकसभा के मैदान में उतरना पड़ेगा, और उसमें नाम पहचान वाले चेहरों के हैं। हो सकता है निर्मला सीतारमण भी आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे।
धर्मेंद्र प्रधान को भी चुनाव लड़ना पड़े। इस कैटेगरी में पीयूष गोयल का भी नाम है, वह भी चुनाव लड़ेंगे। इस कैटेगरी के भीतर पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं, राजीव चंद्रशेखर भी हैं और मनसुख मंडाविया भी हैं। ये तमाम लोगों को इस तरीके से मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी चेहरे साथ हैं, मंत्री आप रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नीतियों को आपने चुनावी जीत का आधार बनाया है और उसके आश्रय आप विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो कहेगा कौन? तो राज्यसभा से आए हुए जो मंत्री बने हैं, अब उनको मैदान में उतार दिया जाए। स्ट्रेटजी बहुत साफ है और इसी प्रक्रिया के भीतर जो 3 राज्यों के 3 कद्दावर नेता थे, वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, उनको भी उतारा जाए, क्योंकि इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं। और इस परिस्थिति में दिल्ली तो नब्ज है और 7 सीट दोनों बार 2014 और 2019 में बीजेपी जीती है, लेकिन इस बार आपको बहुत सारे चेहरे बदलते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे का मतलब है 3 चेहरे बदल सकते हैं और इस प्रक्रिया के भीतर प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और रमेश विधूड़ी को तो टिकट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी हैं, हंसराज हैं, गौतम गंभीर है और हर्षवर्धन है। इनमें से चीजें तय होंगी धीरे धीरे और यह टिकट काट सकती हैं। तो स्ट्रेटजी इस तेजी से क्यों बदल रही है? बदलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में जो तमाम क्षत्रप एक साथ इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं और युवा चेहरा लिए हुए हैं, तो तय यह दूसरी तरफ हो रहा है कि युवाओं को हम भी उतारेंगे और तकरीबन 100 चेहरे युवाओं के होंगे जो बीजेपी टिकट देगी। इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, यह एक ऐसी कड़ी है जिसमें आपको बुजुर्ग राजनीति और अनुभवी राजनीति के आश्रय साध पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी बड़े तीखे तरीके से हमले कर रहे हैं और इन हमलों के पीछे की स्थिति इस दौर में युवाओं को अपने साथ लाने की है। और इसीलिए इस न्याय यात्रा के भीतर पहली बार उन्होंने उस सवाल को उठा दिया जिसको उठाने से नेता अक्सर बचते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिक्र तो नौकरियों का होता था, लेकिन जरा सोचिए, जिस दौर में इतना करप्शन हो रहा हो और वो सिस्टमेटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कॉरपोरेट के साथ सत्ता खड़ी हुई हो, उस कॉरपोरेट में से कोई आपको जेल जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। जेल में जाते हुए कोई दिखेगा और गिनती शुरू कीजिएगा तो उसमें शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे, ओबीसी के लोग होंगे, माइनॉरिटीज के होंगे। यानी यह संख्या अभी तक रोजगार तलाश रही थी, अब इन्हें जेल की परिस्थितियों से राहुल गांधी अवगत करा रहे हैं। इस तेवर को भी सुनना चाहिए। जेलों की लिस्ट निकालो। जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा। एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ, मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ किया, बेरोजगारों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ। तो क्या राहुल गांधी के ये तेवर उत्तर प्रदेश में जो संघ की प्रयोगशाला के तौर पर है, मोदी और योगी की प्रयोगशाला के तौर पर है, उसमें सेंध लग सकती है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस हवा को देखना था वो दिखाई नहीं दे रही। जिस बुलडोजर के आश्रय और माना गया कि योगी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को बदलते हुए इसी दौर में आंदोलन के साथ युवाओं ने देख लिया और उन्हें समझ में आने लगा कि राजनीति को पलटना है तो एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए। तो क्या यह घबराहट दिल्ली के भीतर बेचैनी पैदा कर रही है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला में सेंध लग गई, या फिर जरा कल्पना कीजिए कि पिछली बार वो 62 सीटों पर जीती थी बीजेपी, अगर वो 62 सीट पर भी रुक जाती है, और शायद वो ना रुके इसी के लिए आरएलडी के साथ समझौता किया गया, लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा के साथ लोकदल के कार्यकर्ता चलते हुए दिखाई दिए तो फिर बेचैनी लखनऊ से दिल्ली तक हुई। अगर आरएलडी साथ है, बावजूद इसके लोकदल के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर क्यों इस यात्रा में शरीक हैं?
तो क्या आरएलडी एक सवालिया निशान है? हालांकि आरएलडी सवालिया निशान हो या ना हो, लेकिन जनता का मिजाज इस दौर में सवालों के साथ जरूर खड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर ही रुक जाती है बीजेपी और नहीं बढ़ पाती है तो कुछ बातें साफ हो जाए। बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और एक सीट चंडीगढ़ की, इन जगहों पर बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। मुश्किल क्यों होने वाली है? क्योंकि बिहार के भीतर 40 में से पिछली बार 17 सीट बीजेपी ने जीती थी और 16 सीट जेडीयू ने जीती थी, 6 सीट एलजेपी ने जीती थी, यानी 39 सीट थी। इस बार क्या यह संभव लगता है? असंभव सी परिस्थिति है। जिस जीत को बीजेपी ने 2019 में गठबंधन के साथ हासिल कर लिया वो दोहरा पाएगी, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी परिस्थिति है ये। और यही स्थिति महाराष्ट्र के साथ है, जहां की 48 सीटों में 23 सीटों पर जीती थी और साथ में शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, यानी दोनों मिला दीजिएगा तो उस दौर में चले जाइए वो 41 सीट, 48 में से 41 सीट क्या इस बार बीजेपी और उसके साथ खड़े एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिल जाएगी? असंभव सी स्थिति है। दिल्ली की 7 सीटें, 7 सीट बीजेपी ने जीती, तो क्या 7 सीट इस बार जीत पाएगी जब 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर बीजेपी खड़ी है? अगर सिर्फ चांदनी चौक को ही परख लीजिए तो बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं हड़कंप मची है। वो नए उम्मीदवारों को खोज रही है और इसीलिए दिल्ली की 4 सीटों पर 4 चेहरे आपको बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना के भीतर बीजेपी पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। पिछली बार 4 सीट जीती थी, इस बार भी 4 जीत सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर बीआरएस ने जो 9 सीटें जीती थी, उस 9 में से 5 सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो एक झटके में कांग्रेस को लाभ होगा, जो नुकसानदायक बीजेपी के स्थिति में है, जहां वो सोच रही है कि कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और यही स्थिति कर्नाटक के भीतर है। 25 सीटें 28 में से वो पिछली बार जीती थी। क्या यह संभव इस बार लगता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर इन सीटों के हिसाब से चलना शुरू करें तो बेचैनी 2 बात की बहुत तेज हो चली है बीजेपी के भीतर। पहली बात, स्ट्रेटेजिकली जो उम्मीदवार खड़े हों उनकी पहचान मोदी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसीलिए राज्यसभा से आए हुए शख्स जो मंत्री के तौर पर है उनको चुनाव मैदान में उतारना है। जो कद्दावर हैं, जिनकी साख है, उनका टिकट नहीं काटना है। और इस परिस्थिति में उन युवाओं को साथ लेकर आना है जो युवा तेवर के साथ उन बातों को रख सके जहां पर उनके सामने एक ही शख्स होगा और एक ही निर्णय और एक ही नीति होगी, वह प्रधानमंत्री मोदी की होगी, यानी 10 वर्ष की सत्ता होगी। इसीलिए लगातार एक ही शख्स के इर्द गिर्द गिरती हुई राजनीति क्या बीजेपी और संघ परिवार को भी परेशान तो नहीं कर रही है? क्योंकि स्ट्रेटजी बन रही है वह मोदी के चेहरे को लेकर। रणनीति के अलग अलग डायमेंशंस हैं मोदी सरकार के कामकाज को लेकर, और जो चेहरे और कामकाज के आश्रय आगे बढ़ने की सोच है, उस सोच के भीतर विकसित देश को बनाने की सोच है। और उसमें कहीं ना कहीं उस पूंजी का जिक्र है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तीसरे पायदान पर ले जाए। अब इस राजनीति के ठीक समानांतर अगर इंडिया की पूरी राजनीति को परखें तो लोकतंत्र और संविधान का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिए लोकतंत्र और संविधान का सवाल धीमा पड़ रहा है। और नया सवाल इस दौर में महंगाई से जुड़ा है, युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा है, इस दौर में उस करप्शन से जुड़ा है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉरपोरेट को लाभ पहुंचा रहा है। तो क्या यह नई परिस्थिति के भीतर अब बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी का सवाल यह हो चला है कि अगर यह गठबंधन बंगाल में हो जाता है, जो वो मानकर चल रहे थे कि दरअसल त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा सीट जीत सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह वामपंथियों के साथ खड़ी हो, लेकिन वामपंथियों का पूरा कैडर जो इस वक्त ममता बनर्जी के साथ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कांग्रेस साथ में आती है माइनस लेफ्ट। और यह स्थिति बंगाल के भीतर बन चुकी है।
ऐलान होगा और इसका पूरा असर बंगाल से निकलकर बिहार तक जाएगा, क्योंकि बिहार का गांधी मैदान राजनीति में बदलाव का द्योतक होता। और याद कीजिए, जब नीतीश कुमार पहुंचे थे पहली बार, इंडिया गठबंधन जब नाम नहीं पड़ा था लेकिन सोचना रहे थे कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो वो सबसे पहले ममता बनर्जी के पास गए थे और ममता बनर्जी ने सबसे पहले उन्हें यही कहा था, बिहार तो धरती है बदलाव की। जेपी ने यही से आंदोलन किया और जेपी के आंदोलन के वक्त का गांधी मैदान हर किसी को याद आ सकता है। तो क्या 3 मार्च को जो गांधी मैदान में तेजस्वी और राहुल गांधी की रैली होने वाली है, वो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में तय कर देगी कि लोकसभा की क्या दिशा होगी। और यही परिस्थिति निकलकर जब शिवाजी मैदान में पहुंचेगी महाराष्ट्र के भीतर, उद्धव ठाकरे की राजनीति का जो मिजाज इस दौर में भावनात्मक तौर पर परिवार के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता शिवसेना के हाथ में है, मुख्यमंत्री शिवसेना का है, लेकिन जिक्र कहीं पर ठाकरे परिवार का नहीं है। गाहे बगाहे बाला साहब ठाकरे को याद करके एकनाथ शिंदे बताना चाहते हैं कि दरअसल हम ही हैं उनके असल शिष्य। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल अनंत दीघे का भी है, जो एक वक्त शिवसेना के साथ थे, ठाणे से आते थे और एकनाथ शिंदे के गुरु के तौर पर दीघे का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में है, मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से में लिया जाता है। दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? अगर ये शिव सैनिकों से पूछिए तो उनका जवाब बहुत साफ होगा। दीघे के रास्ते पर कहीं एकनाथ शिंदे निकल गए और दीघे को किस रूप में राजनीतिक तौर पर दरकिनार किया गया था और एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार को दरकिनार किया, तो 2024 का चुनाव शायद ठाकरे परिवार के लिए और शिव सैनिकों के लिए या महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के हिंदुत्व के प्रयोग का यह शायद एक एसिड टेस्ट है और उसके भीतर बीजेपी कहां फिट बैठेगी, यह भी एक सवाल है। तो राजनीतिक तौर पर जो 3 सवाल गठबंधन के भीतर से निकले हैं, वह बेचैनी पैदा कर रहे हैं दिल्ली को, और दिल्ली नई स्ट्रेटजी बनाने में लग चुकी है। लेकिन उसकी नई स्ट्रेटजी में उसके पास अपनी उंगलियों के जरिए अलग से कोई गिनती बचती नहीं है और उसकी हथेली पर सिवाय एक चेहरे और एक नियम कायदे के अलावे कुछ भी नहीं है, जिसे संभाले हुए 2 ही चेहरे हैं, मोदी और शाह के चेहरे। तो क्या यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति में 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम है? आखिर का सबसे बड़ा सवाल यही है। नारा 400 पार का है, लेकिन 272 को लेकर सांसें अटकी हुई हैं और इसी अटकती हुई सांसों में वह पुरानी रणनीति को बदलने की दिशा में मोदी शाह बढ़ चुके हैं। और अगले 4 दिनों के बाद जब पहला ऐलान होगा टिकटों का, उसमें आप समझ जाएंगे कि दरअसल सांस क्यों फूली है और गले में क्या अटका है। और दूसरी तरफ इंतजार आपको ममता के ऐलान का करना होगा, जो भी इसी दौर में होगा। और शायद आंखों से देखने वाला दृश्य पटना का गांधी मैदान होगा। इंतजार सबका करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।